सबसे पहले हम अच्छे से गद्यांश को पढ़ेंगे और फिर बाद में हम, ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस करेंगे इस गद्यांश को अच्छे से पढ़कर। गद्यांश को पढ़ना है, पूछे गए प्रश्न का उत्तर आपको देना है। बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है, लेकिन यह जो बदल रहा है विकास के अर्थ में नहीं बल्कि बस्तर की परंपराओं के संदर्भ में है, जो अपना जीवन काल पूरा करके अब अपने अवसान की ओर अग्रसर हो रही है। यहाँ यह सब जिस संदर्भ से संबंधित है वह बस्तर का सूर्य चंद्र का अनोखा लिपि शास्त्र है, जो वहाँ के आदिवासियों के पास उनके विशिष्ट आकार भाव में मालूम नहीं कब से सुरक्षित रहा। आकार भाव में सुरक्षित यह कम से कम इतना पुराना तो हो ही चुका है जितना पुराना होने पर किसी प्रथा को हम परंपरा कहने लगते हैं। देखो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किसी प्रथा को हम क्या कहते हैं, परंपरा कहते हैं, ठीक है ना। हम चकित रह जाते हैं कि सूर्य चंद्र पशु पक्षियों और अपने काल की जीव जगत की अनोखी लिपि में अपने किसी पूर्वज की स्मृतियों को अपने शरीर पर धारण किए हुए ये काष्ठ स्तंभ जाने कब से ऐसे ही खुले आकाश में, ठीक है ना, नीचे खड़े हैं। तो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर सेशन है। आई होप चीज़ें आपको समझ आ जाएगी और क्लियर भी। देखो बस्तर एक गाँव का नाम है, सिटी का नाम आप समझे, ओके। बस्तर एक गाँव है या शहर है और वहाँ पर बस्तर में लेकिन प्रतिदिन प्रत्येक जो है मिनट में हर कुछ ना कुछ बदलता रहता है। अब आपको पता है, अगर आप इससे पहले 1900 की बात करें कि भाई 1996, 1935, 1976, 1945, 1950 और 1990 उसकी बात करें तो उस टाइम पे जो है क्या चीज़ प्रोवाइड थी आपको, और आज के टाइम में बात कर रहे हैं 2025 की, 26 भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब देखो कितनी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो चुकी है, ठीक है ना। आपके घर में, गांव में, शहर में, रहन सहन में, वातावरण में, सारी चीज़ों में चेंज कितना हो गया है। पहले आप फ़ोन यूज़ करते थे नोकिया, लेकिन अब आप यहाँ पर जो है स्मार्टफोन यूज़ करते हैं, ओके, क्लियर है ना। तो और पहले आप टीवी देखते थे, लेकिन अब आप यहाँ पर जो है एलईडी वगैरह यूज़ करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ों में यहाँ पर क्या होने लगा है, आपको पता है कि पहले जो है बंदा पैदल चलकर भी अपनी चीज़ें, अपनी आवश्यकताओं को पूर्ण कर ले, लेकिन साइकिल पर भी। लेकिन अब जो है अच्छी अच्छी बाइक चाहिए, अच्छी अच्छी कार चाहिए, ओके, क्लियर है ना। तो इस तरह से अब आपके जीवन में सारी चीजें चेंज होती आ रही है और जो पुरानी प्रथा चली आ रही है उसे हम परंपरा मानते हैं कि ये पहली हमारी परंपरा है भैया, ठीक है ना, ये चली आ रही है। जैसे कि होली, दिवाली जो फेस्टिवल होते हैं, पहली ही आपकी क्या है, त्योहार है, पहली परंपराएं, पहली प्रथा है, ये चली आ रही है। तो ये निरंतर आगे तक भी ऐसे ही चलती रहेंगी, उसे हम परंपरा कहते हैं। धूप, हवा, पानी, सर्दी, गर्मी को अपने पर झेलते हुए क्या इन्हें हमारे आने की प्रतीक्षा होती है कि अपने उस पूर्वज के विषय में हमें कुछ बता सके, जो इस गांव के लोगों की दृष्टि में कोई यशोगाथा हो सकती है, जिससे हमारी तरह के बाद के दिनों में आने वाले लोगों को परिचित होना चाहिए। जो सुगढ़ आकृतियाँ काष्ठ स्तंभों पर उकेरी जाती है अपने पारंपरिक बल्कि अनुष्ठानिक आकार भाव मोटिफ में, वहीं की वहीं लाल पीले हरे, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा किस किस रंग की बात की गई है, लाल पीले हरे चटक रंगों की बात की गई है, इस पर स्तंभों पर चिन्हित है। लेकिन इनके काष्ठ माध्यम से परस्पर माध्यम में प्रवेश का अंतरण कलात्मक विघटन को दर्शाता है। यह विघटन कलात्मकता तक ही सीमित नहीं बल्कि बस्तर के अनुष्ठानिक सामाजिक चरित्र में आ रहे परिवर्तन का संकेतक भी है। देखो यहाँ पर एक बस्तर गांव है, बस्तर गांव या शहर जो भी है उसकी चर्चा कर रहे हैं निरंतर। तो यहाँ पर देखो कितना चेंज हुआ है। पहले जो पुरानी जो है आदमी थे किस तरह रहते थे, ओके, पहले पता है कि खाना चूल्हे पर बनाया जाता था लकड़ी के माध्यम से, लेकिन अब सबके घर पे भैया गैस हो चुके हैं, उससे खाना बनाते हैं, हीटर हो चुके हैं, उससे बनाते हैं, और भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बहुत आ चुकी हैं, आप उससे खाना बनाते हैं। तो कितनी चेंज हो गई आपके रहन सहन में, वातावरण में, सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है, ओके। और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट ये हमारा एक छोटा सा जो है गद्यांश है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, सारी चीज़ें समझ भी आ गई होंगी, ठीक है ना। चलिए अब हम यहाँ पर अच्छे से अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र शब्द है, चंद्र शब्द तद्भव है, तत्सम है, देशज है, विदेशज है। देखो अगर हम शब्द रूप की बात करें 4 होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज जो है विदेशज यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रकार चंद्र शब्द बताना है क्या है। तो चंद्र शब्द की बात करें, देखो हम यहाँ पर चंद्र शब्द है आपका क्या यहाँ पे तत्सम। चंद्र देखो तत्सम शब्द में होते हैं जो के तू संस्कृत में यूज किए जाते हैं, किसमें, जो के तू संस्कृत में यूज किए जाते हैं। और यहीं पर तद्भव शब्द में होते हैं जो कि संस्कृत के शब्द होते हैं और उन्हें हम यहाँ पर हिंदी में यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें चांद,
चांद की बात करें, चांद क्या है, हिंदी का शब्द है। चांद को यहीं पर हम चंद्र बोले, चंद्र क्या है, यहाँ पर संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। तो जितने भी संस्कृत के शब्द थे, जैसे यहाँ पर जो है हमने बोला है आपको आम, हमने बोला आम, आम यहाँ पे हिंदी शब्द है, तद्भव शब्द। आम को हमने बता दिया आम्र, आम्र क्या हो गया यहाँ पे, तत्सम शब्द हो गया, संस्कृत शब्द हो गया, ठीक है ना। सो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो ये होता है हमारा यहाँ पे तत्सम और तद्भव। चंद्र, चंद्र का अगर हिंदी शब्द हम यहाँ पे देखें, चांद होता है, और चंद्र क्या है, तत्सम शब्द है, संस्कृत शब्द है। चलो नेक्स्ट है अवसान का विलोम क्या है। विलोम का मतलब होता है उसका अपोजिट बताना है। विलोम का मतलब अपोजिट, उसका उल्टा होना चाहिए। अगर अच्छी बात है तो बुरी, ठीक है। अगर कोई अच्छा है, अगर हम कहें अच्छे का विलोम क्या होगा, तो बुरा होगा। मैंने कहा ना उल्टा बताना है। अगर कोई मोटा है तो उसका विलोम क्या होगा, पतला होगा। अगर कोई काला है तो उसका विलोम क्या होगा, गोरा होगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो यहीं पर हमें अवसान का विलोम बताना है। अवसान का अरबी भाव होता है समाप्ति, अंत या फिर पतन। तो अवसान का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा, अरबी भाव हो जाएगा, ठीक है ना। अवसान का मतलब क्या होता है, समाप्ति, अंत। विलोम शब्द बताना है। अवसान का मतलब होता है समाप्ति। अवसान के ये सब पर्यायवाची शब्द हैं, अंत, पतन, समाप्ति। लेकिन अवसान का मतलब होता है अंत होना, समाप्त होना, कुछ चीज खत्म हो गई। यहीं पर अरबी भाव का मतलब है वो चीज अभी भी टिकाऊ है, नहीं खत्म नहीं हुई है। मैंने कहा ना उसका अपोजिट बताना होता है। नेक्स्ट है सुगढ़ शब्द में सु क्या है। सुगढ़ शब्द में सु क्या है, प्रत्यय है, संज्ञा है, उपसर्ग है, सर्वनाम है। तो यहाँ पर देखो सुगढ़ शब्द में सु क्या है, सुगढ़ शब्द में सु क्या है, ठीक है। तो सुगढ़ शब्द में सु की बात करते हैं। देखो सु और यहाँ पे प्लस घड़, तो घड़ क्या है, यहाँ पर आपका मूल शब्द है। घड़ क्या है, मूल शब्द है। यहीं पर आपको पता है जो स्टार्टिंग में लगता है उसे हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। जो शब्द के वाक्य के स्टार्टिंग में लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। इसलिए सुगढ़ यहाँ पर क्या होगा, और सुगढ़ में जो सु है ये उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग में होते हैं जो कि किसी शब्द या वाक्य के स्टार्टिंग में यूज होते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। प्रत्यय में होते हैं जो कि किसी शब्द के अंत में लगाए जाते हैं। जैसे यहाँ पर है आपका क्या, घुमक्कड़, घुमक्कड़। तो इसमें बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। घुमक्कड़ में लास्ट वाला अक्कड़, अक्कड़ यहाँ पे प्रत्यय है, ठीक है ना। इस तरह से क्लियर है। आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। नेक्स्ट है विघटन का पर्याय क्या नहीं है। विघटन का पर्याय क्या नहीं है। ध्वंस है, क्षीणता है, नाश है, निर्माण है। यहाँ पर तो विघटन का पर्यायवाची बताना है, कौन सा नहीं है। अब देखो विघटन का मतलब होता है समाप्त होना, नाश होना, किसी चीज का अंत होना, ठीक है। तो ध्वंस, क्षीणता, नाश होना, ये सब विघटन के पर्यायवाची शब्द है। लेकिन निर्माण की, ये भी किसी वस्तु का हमने निर्माण किया है, ओके। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि विघटन का पर्यायवाची, तो पर्यायवाची बताओ निर्माण कैसे हो जाएगा, नहीं ना। इसलिए यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। बाकी ये तीनों विघटन के पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट, कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है। देखो कोई प्रथा परंपरा कैसे बनती है, अल्प समय तक बनी रहकर। देखो जैसे किसी की शादी होती है, तो शादी में जब दूल्हा बारात लेके जाता है लड़की के घर पर, दुल्हन के घर पर, तो वही पता है ना, जो है यहाँ पर लड़की की बहनें होते हैं, तो वो दूल्हे के जूते वगैरह छुपाती है। तो ये जो प्रथा है ये बहुत पुरानी है, चली आ रही है, और आज ये परंपरा बन गई है। तो परंपरा कैसे बनती है, अल्प समय, क्या थोड़े समय तक रहकर, दीर्घ काल तक बनी रहकर, बहुत संख्या द्वारा मान्य रहकर, क्या बहुत लोग उसे मानेंगे तो परंपरा बनेगी, वेद होने पर उसे हम खत्म कर रहे हैं तो परंपरा बनेगी, नहीं। दीर्घ काल का मतलब होता है अगर वो लंबे समय तक बनी रहे, अगर वो लंबे कुछ भी चीजें, जैसे मैंने आपको कहा शादी होती है, दूल्हा यहाँ पर और उसके जूते जो है यहाँ पे दुल्हन की बहनें छुपाती है, ओके, ये प्रथा है और ये आज की परंपरा भी बन गई है, ठीक है ना। लंबे समय तक हिंदू की अगर हम बात करें जो है हिंदू समाज में, तो ये चीजें होती है आज भी, ठीक है ना। चलिए
नेक्स्ट है बस्तर के विशिष्ट आकार भाव मोटिफ में निम्नलिखित चित्र क्या नहीं है। जो नहीं वो बताना है सूर्य चंद्र, पशु पक्षी, शिव पार्वती, अनुष्ठानिक चित्र। तो यहाँ पे बताना है बस्तर के विशिष्ट आकार भाव मोटिफ में कौन सा चित्र नहीं दिया हुआ है। तो बस्तर में जो है यहाँ पर सूर्य चंद्र का भी चित्र है, पशु पक्षियों का भी चित्र है, अनुष्ठानिक चित्र। क्या आपने शिव पार्वती बता यहाँ पे गद्यांश पूरा पढ़ा है क्या? कहीं पर भी किसी गद्यांश इस गद्यांश में शिव पार्वती की बात हुई है कि इसमें शिव पार्वती के भी चित्र है? नहीं। तो बस्तर के विशिष्ट आकार भाव में यहाँ पर सूर्य चंद्रमा, पशु पक्षी, अनुष्ठानिक के चित्र है, लेकिन शिव पार्वती के चित्र ठीक है ना यहाँ पर नहीं है, नहीं बनाए गए हैं, इसलिए यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है इन आकार भाव मोटिफ का रंग है। मैंने कहा था ना इसमें किस किस का रंग का यूज हुआ है? लाल पीला हरा, हरा नीला गेहुआ, गेहुआ पीला नीला, नीला काला लाल। तो इन आकार भाव मोटिफ का रंग कैसा है? मैंने कहा ना इन आकार भाव में बताओ इसमें लाल और पीला और हरे रंगों की यूज की गई ना इन चित्रों में। इन चित्रों को बनाने के लिए यहाँ पर पशु पक्षी हुए, ओके, और यहाँ पर जो है इनका यूज किया गया है लाल पीला और हरे रंग का, बाकी रंगों का यूज नहीं किया गया है। सारी चीजें आपकी दी हुई है गद्यांश में। आकार भाव में प्रचलित मोटिफ क्या है? सामाजिक, राजनीतिक है, मनोवैज्ञानिक है, धार्मिक, अनुष्ठानिक है या फिर क्या है? प्राकृतिक है। यहाँ पर आकार भाव मोटिफ में प्रचलित मोटिफ है, क्या मोटिफ है? क्या समाज राजनीतिक की बात की गई है? क्या यहाँ पे क्या हम साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं? क्या नेचर की बात कर रहे हैं? नहीं। धार्मिक अनुष्ठानों की हम यहाँ पे त्योहार, परंपरा, ठीक है ना, प्रथा, उसकी बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पर प्रथा उसकी बात कर रहे हैं जो धार्मिक समाज के अनुसार यहाँ पर बनाई गई। तो धार्मिक अनुष्ठानिक इस चीज़ की तो हमने बात की है बस्तर में कि कैसे जो है यहाँ पर चीज़ें अब चेंज हो चुकी है, चेंजमेंट हो गया है। जैसा मैंने कहा कि पहले खाना चूल्हे पे लकड़ी से बनाया जाता था, लेकिन आज के समय में खाना गैस पर बनाया जाता है, ठीक है। तो कितना चेंज हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पर जो हमारी प्रथा है वो हम परंपराओं से बना रहे हैं। क्यों? क्योंकि लंबे समय तक वो चल रही है। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से गद्यांश के आधार पर कौन सा वाक्य सही नहीं है? गद्यांश के आधार पर कौन सा वाक्य सही नहीं है? बस्तर में बहुत कुछ बदल रहा है। पुराना होने पर किसी प्रथा को हम त्योहार कहने लगते हैं। इन्हें हमारे आने की प्रतीक्षा होती है। सुगढ़ आकृतियां काष्ठ स्तंभों पर उकेरी जाती है। तो गद्यांश के आधार पर कौन सा वाक्य सही नहीं है? बिल्कुल बस्तर में बहुत कुछ बदलाव हो रहा है, सही बात है। इन्हें हमारे आने की प्रतीक्षा होती है, बिल्कुल। और यहाँ पर सुगढ़ आकृतियां काष्ठ स्तंभों पर उकेरी जाती है, बिल्कुल। लेकिन पुराना होने पर किसी प्रथा को हम त्योहार नहीं कहते हैं बल्कि परंपरा कहा जाता है उसे। तो ये गलत हो गया, इसलिए यही बताना था कौन सा कथन गलत है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, ठीक है ना। फाइनली यहाँ पर हम बात करें, गद्यांश फिनिश हुआ। गद्यांश यहाँ पर फिनिश हुआ। अब आपके बीच बहुत ही अच्छा सा एक पद्यांश है, आप उसे पढ़ लीजिए फटाफट यहाँ पर, ठीक है ना। दिए गए काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना है। मैं बचा लेना चाहती हूँ जमीन का एक टुकड़ा, खालिश मिट्टी और नीचे दबे धरोहरों के साथ। उसमें शायद बची रह जाएगी बारिश की बूंदों की नमी, धूप की गर्माहट, कुछ चांदनी। उसमें शायद बची रह जाएगी चींटियों की बाबी, चिड़िया भी, चोंच से गिरा हुआ कोई दाना, बांस का एक झुरमुट जिससे बांसुरी को आवाज गूंजती होगी। यहाँ पर तो एक काव्यांश दिया हुआ है, एक कविता दी हुई है, आपको ध्यान से पढ़नी है और अच्छे से इसके हमें आंसर सॉल्व करने हैं। पहले मैं आपको बता दे रही हूँ इसका क्या मतलब है, बिल्कुल सिंपली भाषा में मैं इसका मतलब समझा रही हूँ। मैं बचाना चाहती हूँ जमीन का। देखो जमीन जो कि प्रकृति ने हमें दी है, ये जमीन, ये क्यों बचाना? क्योंकि यहाँ पर मिट्टी है, धरोहर के साथ उसमें साथ बची रह जाएगी बारिश की बूंदे की नमी, धूप की गर्माहट है, कुछ चांदनी है, शायद कुछ बची रह जाएगी चींटियों की बाबी, चींटियों की चोंच से गिरा हुआ कोई दाना, बांस का एक झुरमुट जिससे बांसुरी किया जा। अब कुछ भी चीज हो, सारी चीजें ऊपर से नीचे ही आएगी। कुछ भी हो, यहाँ पे जीव जंतु कहाँ पे रहते हैं? जमीन पे रहते हैं, ओके। मानव कहाँ पे रहते हैं? जमीन पे रहते हैं। सारी चीजें वातावरण में घिरी हुई है आपकी, ओके। सारी चीजें वातावरण में घिरी हुई है। मिट्टी, बारिश होती है, बूंदें नीचे टपकती है। कुछ भी हो, बाढ़ आती है तो भी पानी नीचे बहता है। सारी चीजें हमारी जमीन से जुड़ी हुई है। आप कुछ भी खाते पीते कुछ उगाते हैं अपनी जमीन पे उगाते हैं। अगर जमीन ही नहीं होगी, जमीन को सुरक्षित ही नहीं रखेंगे, जमीन को आप बचाएंगे नहीं, उसकी यहाँ पर जमीन की जो है आप जो है सही बात कहें उसे बचाएंगे नहीं, उसकी अच्छी तरीके से देखभाल नहीं करेंगे, तो बताइए क्या वो चीज़ आपको यहाँ पर प्रोवाइड होगी? नहीं ना।
तो यही कह रहे हैं कि हमें बचा लेनी चाहिए अपनी ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा, क्योंकि इसी से हमें खाने पीने की वस्तुएं प्राप्त होती है। यहीं पर जीव जंतु रहते हैं, चिड़िया चहकती है, उनका दाना गिरता है नीचे धरती पर आता है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आपकी यही है और यही कही गई है। ठीक है ना, आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, चलिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। खालिश शब्द का पर्यायवाची बताना है। खालिश शब्द का पर्यायवाची होगा विशुद्ध। खालिश का मतलब होता है विशुद्ध, जो बुरा, ठीक है ना, तो यहाँ पर होगा विशुद्ध। नेक्स्ट है चांदनी शब्द में कौन सा प्रत्यय? प्रत्यय मैंने कहा ना, जो कि शब्द के बाद में अंत में लगाए जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं भैया जी? प्रत्यय कहते हैं। बहुत अच्छी बात है। ओके, तो चांदनी, देखो यहाँ पर है क्या? चांदनी बताना है। चांदनी शब्द में कौन सा प्रत्यय? तो चांदनी, चांदनी में नी प्रत्यय है। नी प्रत्यय है, नी, ई नहीं, नी प्रत्यय होगा चांदनी में। ठीक है ना, चलिए। कामित्री क्या नहीं बचा लेना चाहती है? कामित्री क्या नहीं बचा लेना चाहती? जमीन का एक टुकड़ा, धूप की गर्माहट, कुछ चांदनी, विस्फोटक धमनियां। तो अगर हम बात करें, देखो कामित्री क्या बचाना चाहती थी? जमीन का एक टुकड़ा बचाना चाहती थी, धूप की गर्माहट बचाना चाहती थी, कुछ चांदनी बचाना चाहती थी। लेकिन विस्फोटक धमनी क्यों थी? इस गद्यांश में बात, इस पद्यांश में बात ही नहीं हुई है। इस कविता में विस्फोटक धमनियों की बात ही नहीं हो। विस्फोटक धमनियां है कि भैया परमाणु बम को बचाना चाहती है, तो इस चीज को क्यों बचाएगी कामित्री? परमाणु बम से तो भैया दूर ही रहे, सबका जीवन सुरक्षित रहे। ओके, चलिए नेक्स्ट है, मैं बचा लेना चाहती हूँ जमीन का एक टुकड़ा, पंक्ति में क्या अभिव्यक्त है? उपभोक्तावादी संस्कृति पर एक कटाक्ष है, मनुष्य और प्रकृति के आदम रिश्ते की झटपटाहट है, प्रकृति के शरण पर रोष है, प्राकृतिक संपदा की रक्षा है। मैं बचा लेना चाहती हूँ जमीन का एक टुकड़ा, पंक्ति से क्या अभिभाव है? इससे यहाँ पर भाव होगा मनुष्य और प्रकृति के आदम रिश्ते की झटपटाहट। मनुष्य और प्रकृति के आदम रिश्ते की झटपटाहट। देखो, अगर प्रकृति ने आपको कुछ चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कराई है तो आपको उसका सम्मान करना है, आपको उसकी देखभाल करनी है। सारी चीज़ें हमें प्रकृति ही तो प्रोवाइड कराती है। धूप है, प्रकृति से हमें मिल रही है, वर्षा है, छाँव है, सारी चीज़ें प्रकृति से मिल रही है, पेड़ पौधे, फल फ्रूट, खाने की चीज़ें, सब चीज़ें हमें प्रकृति से मिल रही है। इसलिए हमें अपनी धरती को, धरती माता को, अपनी प्रकृति को सुरक्षित रखना है, बचाना है, अच्छा वातावरण प्रोवाइड कराना है। विस्फोटक धमनियां, परमाणु बम, गोली बारूद, ये सब इन चीज़ों से अपनी प्रकृति को बचा के रखना है, दूर रखना है। ओके, सारी चीज़ों से, इनसे जो भी हमारे वातावरण को नुकसान पहुंचाएगी। तो यही कह रहे हैं कि आप अपने वातावरण को कैसे बचाएंगे, कैसे बचाना चाहते हैं। ओके, क्योंकि अगर वातावरण ही नहीं होगा तो क्या आप जीवित रह पाएंगे? बिल्कुल नहीं, तुरंत एकदम नष्ट है। प्रस्तुत कविता के संदर्भ में किस धरोहर का उल्लेख नहीं है? कुछ चांदनी, धूप की गर्माहट, बारिश की बूंदों की कमी, चिड़ियों की चहचहाट। तो देखो, कविता के संदर्भ में किस धरोहर का उल्लेख नहीं किया गया है? कविता में किस शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है? कुछ चांदनी इसका यूज किया गया है, धूप की गर्माहट बिल्कुल, बारिश की बूंदों की कमी, ठीक है बिल्कुल, लेकिन चिड़ियों की चहचहाट, चिड़ियों की चहचहाट की बातें नहीं हुई है। चिड़ियों की चहचहाट की बातें इस जो है काव्यांश में नहीं हुई है। चलो नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। कविता में बांस के झुरमुट से बांसुरी के संबंध का क्या आशय है? कविता में बांस के झुरमुट से बांसुरी के संबंध का क्या आशय है? बांसों में छिपी बांसुरी की आदिम लय की खोज, बांसों ने नष्ट होते जाने की चिंता, बांसों के बजाय अन्य धातुओं से बांसुरी बनने की पीड़ा, बांसों के घने जंगल के बढ़ते जाने का डर। कविता में बांस के झुरमुट से बांसुरी के संबंध का क्या आशय है? तो बांसुरी नष्ट होते जाने की चिंता है, बांसों के बजाय अन्य धातुओं की बांसुरी बनने की पीड़ा है, या फिर बांसों के घने जंगल के बढ़ते जाने का डर है? नहीं, बांसों में छिपी बांसुरी की आदिम लय की खोज, यही चीज़ यहाँ पर इस जो है कविता में कहा गया है कि भैया अगर हमें चीज़ें प्रकृति ने
उपहार में दी है। जैसे बांसों में छिपी हुई बांसुरी जो बजाते हैं, जैसे गाना बजाते हैं, वो किसकी बनी हुई है? बांसुरी की। तो बांसुरी की सॉरी बांस की बनी हुई, तो बांस की बांसुरी तो बेस्ट बजेगी। अगर आप कहें मैं लकड़ी की, इस वाली लकड़ी की बांसुरी बना दूं, मैं उसकी इस चीज़ की बांसुरी बना दूं, मैं उस अन्य धातु की यहाँ पे बांसुरी बना दूं, ठीक है ना, तो वो उसका जो फील आपको असली बांस की बांसुरी में होगा वो और अन्य वस्तु में कैसे होगा, ठीक है ना। तो यही है ऑप्शन ए यहाँ पे राइट। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पर जो है एक छोटा सा गद्यांश था, एक छोटा सा पद्यांश था और क्लियर हो गया होगा। और लास्ट क्वेरी हमारी यही रहती है, लाइक एंड शेयर एंड चैनल सब्सक्राइब की। सो सेशन अगर आपको अच्छा लगता है बिल्कुल आप कर सकते हैं। और अगर आपको ये PDF चाहिए तो देखो मैं आपको यहाँ पर अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करा रही हूँ 7505890761। आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं और मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स, अब यहीं पर हम अपनी वाणी को देते हैं विराम और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए कोई डाउट्स है, कोई इश्यूज है, ओके फाइनली आप मुझे बता सकते हैं। तो यहीं पर अब हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।